अर्ज किए हैं, उत्प्रेरक लिख के डाल दीजिए, और यदि मन न लगे तो थोड़ा डांस कीजिए। सभी बालक उत्प्रेरक लिखिए। कैटलिस्ट, कैसन लिस्ट? कैटलिस्ट, वोटर लिस्ट कर रहा है। देखिए, केटल उत्प्रेरक क्या होता है कि वह ऐसा रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर को घटा या बढ़ा देता है, लेकिन खुद रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। हालांकि बीच में भाग लेता है, लेकिन अंतिम रूप से अलग हो जाता है। दो के बीच में लड़ाई काम करता है ना, और जब दोनों अपना लड़ाई कर देता है तो अंतिम रूप से साइड हो जाता है। तो लिखिए उत्प्रेरक में डाल देकर, वैसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर, वैसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर अभिक्रिया के वेग को घटा या बढ़ा देता है। अभिक्रिया के वेग को घटा या बढ़ा देता है, घटा या बढ़ा देता है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे लिखिएगा, जैसे देखिए वाला, प्लेटिनम कोमा निकेल कोमा मॉलिब्डेनम, जिसका सिंबल क्या होता है? MO, कोमा फेरस इत्यादि उत्प्रेरक है, इत्यादि उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक है। तो नामुआ बोले तो सुने नहीं है। प्लेटिनम, निकेल, मॉलिब्डेनम, फेरस, और भी एक होता है V2O5, ये होता है उत्प्रेरक। बहुत सारा उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक हो गया ना। अब टॉपिक लिखिए, उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं। हाँ, उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं। लिखिए इसका परिभाषा। पहला नंबर लिखिए, धन उत्प्रेरक। धन उत्प्रेरक, धन माने कि पैसा नहीं, पॉजिटिव। धन उत्प्रेरक लिख दे देकर, वैसा उत्प्रेरक जो संकीर्ण ऊर्जा को घटा देता है, वैसा उत्प्रेरक जो संकीर्ण ऊर्जा को घटा देता है तथा अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। तथा अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, उसे धन उत्प्रेरक कहते हैं। उसे धन उत्प्रेरक कहते हैं। धन उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक। अच्छा, ये वो देखो, जो चुगली करता है उसको तो उत्प्रेरक कहवे करते हैं।
एगो हम लोग के जो अगुआ उठता है वो उत्प्रेरक के काम करता है, कैसे कि दो के मिलवा देता है, अंतिम रूप से क्या हो जाता है। तो अगुआ दो प्रकार के होता है, एक होता है कि लड़की वाला के तिलक घटा देता है अब ब्याह जल्दी करवा देता है, और सुनेगा तब न। एगो ऐसा होगा कि लड़की वाला क्या तिलक बढ़वा ही देगा कि नहीं ओकरा से बड़ा अमीर हो ओकर बेटी एगो ज्यादा लिया पैसा। तो धन उत्प्रेरक का मतलब कि वह ऐसा उत्प्रेरक है जो संकीर्ण ऊर्जा के मान को घटा देता है, यानी कि जहाँ 1 लाख लग रहा तो जब 20,000 में काम फरिया देगा, अब ब्याहो जल्दी करवा देगा। जहाँ साल भर बाद दिन धराएला था तो 2 महीना में ब्याह करवा देगा कि फिर हो सके ओकर मन बदल जाएगा तब। तो वही हो गया धन उत्प्रेरक जो कमे में आज जल्दी ब्याह करवा देता है, समझा। बड़ा खुश हो रहा है। आओ लिखो ऋण उत्प्रेरक। ऋण उत्प्रेरक, ऋण उत्प्रेरक उल्टा होगा ना, जहाँ 5 लाख में फरिया ला तो 10 लाख कहेगा कि ला एकरा से आ सदियों टार देगा 2 साल देर। तो लिखिए ऋण उत्प्रेरक में वैसा उत्प्रेरक जो संकीर्ण ऊर्जा के मान को बढ़ा देता है, वैसा उत्प्रेरक जो संकीर्ण ऊर्जा के मान को बढ़ा देता है, जो संकीर्ण ऊर्जा के मान को बढ़ा देता है तथा अभिक्रिया वेग को घटा देता है, तथा अभिक्रिया वेग को घटा देता है, उसे ऋण उत्प्रेरक कहते हैं। हो गया ना। चलिए अब टॉपिक लिखिए, नहीं एग्जाम्पल उसका नहीं है, लिखिए था। टॉपिक है अभिक्रिया दर समीकरण। अभिक्रिया दर समीकरण अभिक्रिया दर समीकरण लिखिए डर देकर। किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिक्रिया वेग पर, किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिक्रिया वेग पर, किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिक्रिया वेग पर सांद्रण के प्रभाव का अध्ययन, सांद्रण के प्रभाव का अध्ययन, सांद्रण के प्रभाव का अध्ययन निम्न तथ्यों द्वारा किया जाता है। हाँ, निम्न तथ्यों द्वारा किया जाता है। निम्न तथ्यों द्वारा किया जाता है। देखिए अभिक्रिया दर समीकरण क्या है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है ना, तो उसका अभिक्रिया वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है। और वेग बराबर कल बताए थे कि k इंटू ए के पावर ए और ब्रैकेट में बी के पावर बी। नहीं ये याद नहीं है आपको। वेग बराबर k इंटू ए के पावर ए और बी के पावर बताए थे ना। लेकिन ए या बी जो है प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जाता है ना। नहीं, अभी एक में जो अभी लिखे हैं आपकी निम्नलिखित तथ्यों पर निर्भर द्वारा दिया जाता है, तो उसमें 1 नंबर लिखिए द्रव्यमान क्रिया नियम लिख के दे दीजिए। हाँ 1 नंबर द्रव्यमान क्रिया नियम। द्रव्यमान क्रिया नियम
लिखिए किसी अभिक्रिया के वेग तथा किसी अभिक्रिया के वेग तथा अभिकारक की सांद्रता में किसी अभिक्रिया के वेग तथा अभिकारक की सांद्रता में गुणात्मक संबंध को व्यक्त करने के लिए द्रव्यमान क्रिया नियम प्रस्तुत किए गए हैं। द्रव्यमान क्रिया नियम प्रस्तुत किए गए हैं। इस नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के सांद्रण जिनमें से प्रत्येक को नियत घात के समानुपाती होता है। देखिए एक एग्जाम जैसे में लिखिएगा, जैसे एक काल्पनिक अभिक्रिया AA B इधर लिख दीजिएगा प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। एक काल्पनिक अभिक्रिया AA प्लस BB एरो प्रोडक्ट के लिए द्रव्यमान क्रिया नियम के अनुसार अभिक्रिया वेग समानुपाती A के पावर M B के पावर N। वेग को तो हम लोग R से लिखते हैं, तो K इंटू A के पावर M B के पावर N। जैसे ये जो M N लिखे हैं ना, इसलिए लिखे हैं कि हर समय A या B के समान नहीं होता है। तो जब हर समय एक समान नहीं होता है तो A या B लिखना गलत हो सकता है ना, इसलिए उसके लिए दूसरे संकेत ले लिए। हालांकि वो वही होगा, M बराबर उस समय लिखाएगा, N बराबर B लिखाएगा जब होगा तब। लेकिन N का R माने रेट होता है, वेग को यहाँ रेट कहा जाता है, वेलोसिटी नहीं, ठीक ना। लिख लिए। जहाँ R एक समानुपातिक नियतांक है जिसे वेग स्थिरांक कहते हैं, R बोल रहे हैं, K लिखिएगा। जहाँ K एक समानुपातिक नियतांक है, जिसे वेग स्थिरांक कहते हैं, वेग स्थिरांक कहते हैं तथा M और N के मान शून्य या भिन्नांक हो सकता है।
तथा m और n के मान शून्य या भिन्नांक हो सकता है। m और n के मान शून्य या भिन्नांक हो सकता है। कहने का मतलब कि m n का मान 0 भी हो सकता है या 1/2 या 2/3 भी हो सकता है। माइनस में नहीं होता है, पॉजिटिव होता है। भिन्नांक होगा लेकिन नेगेटिव नहीं। भिन्नांक मतलब भिन्न के रूप में 1/2 2/3। देखो द्रव्यमान क्रिया नियम क्या कहता है कि जैसे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग होता है ना, वो अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है। अब वह किस प्रकार से निर्भर करता है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण पदों के घातांक के गुणनफल के समानुपाती। मतलब जितने अधिक उसका सांद्रण होगा अभिक्रिया वेग उतना ही तीव्र होगा, ठीक ना। यही कहलाता है, मतलब उसका मात्रा जितने ज्यादा होगा अभिकारक का, अभिक्रिया वेग उतना ही तीव्र होगा। यही आपका बताता है द्रव्यमान क्रिया नियम। और उसका वेग होता है a के पावर m या b के पावर n, जहाँ m और n का मान 0 भी हो सकता है और भिन्न भी हो सकता है। हो गया ना। अब दूसरा नंबर लिखिए, दूसरा नियम लिखिए, वेग नियम या वेग समीकरण। वेग नियम या वेग समीकरण। वेग नियम या वेग समीकरण। देखिए वेग नियम या वेग समीकरण क्या होता है कि अभिकारक के सांद्रण के पदों में जब अभिक्रिया वेग का निरूपण किया जाता है ना, अभिकारक के सांद्रण के पदों में अभिक्रिया वेग का निरूपण किया जाता है, तो वही कहलाता है वेग। जैसे मान लीजिए कि ऐसे ए वाला कैसे समझो, जैसे मान लो कि a या b कोई अभिकारक है, ठीक ना। a या b कोई जिससे प्रोडक्ट बनता है, तो इसी को हम लोग वेग के रूप में निरूपित करते हैं। ऐसे कि वेग बराबर k इंटू a के पावर m और b इंटू ऐसे। मतलब जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को हम लोग उल्टा बोला गया, लिखो उसके बाद बताते हैं। अभिकारक के सांद्रण के पदों में, अभिकारक के सांद्रण के पदों में अभिक्रिया वेग का निरूपण, अभिकारक के सांद्रण के पदों में अभिक्रिया वेग का निरूपण, अभिकारक के सांद्रण के पदों में अभिक्रिया वेग का निरूपण वेग नियम या वेग समीकरण कहलाता है। पैराग्राफ चेंज। किसी जटिल अभिक्रिया के वास्तविक वेग के लिए किसी जटिल अभिक्रिया के वास्तविक वेग के लिए, किसी जटिल अभिक्रिया के वास्तविक वेग के लिए अभिव्यंजन की गणना, अभिव्यंजन की गणना संपूर्ण अभिक्रिया को व्यक्त करने वाले, संपूर्ण अभिक्रिया को व्यक्त करने वाले संतुलित समीकरण द्वारा नहीं दी जा सकती है। व्यक्त करने वाले संतुलित समीकरण द्वारा नहीं दी जा सकती है। संतुलित कहाँ तक लिखा थे? व्यक्त करने वाले संतुलित समीकरण द्वारा नहीं दी जा सकती है, बल्कि इसे आंकड़ों की सहायता से ज्ञात किया जाता है।
बल्कि इसे आंकड़ों की सहायता से ज्ञात किया जाता है। देखिए, सबसे पहले समझिए कि वेग नियम विवेक समीकरण क्या होता है। तो वेग नियम विवेक समीकरण कहता है कि अभिकारक के सांद्रण के पदों में, जैसे मान लीजिए क्योंकि अभिक्रिया है तो इसमें ए या बी अभिकारक है ना, अभिकारक के सांद्रण लिखाएगा ब्रैकेट में या ब्रैकेट में। तो जब अभिकारक के सांद्रण के पदों में हम लोग किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को निरूपित करते हैं, जब किसी अभिकारक के सांद्रण के पदों में अभिक्रिया वेग को निरूपित, तो वही कहलाता है आपके वेग नियम वेग समीकरण। एग्जाम में अगर परिभाषा खाली आता है कि वेग नियम एक समीकरण क्या कहलाता है, तो अभिकारक के सांद्रण के पदों में जब हम लोग किसी अभिक्रिया के वेग को निरूपित करते हैं तो वही आपका वेग नियम एक समीकरण। देखिए वो एग्जाम्पल देते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे में लिखिए, जैसे इधर लिखिएगा 2NO2 गैसीय अवस्था में प्लस F2 गैसीय अवस्था में, आई बनता है 2NO2F गैसीय अवस्था में। हाँ, इसमें लिखिएगा नीचे कि इस अभिक्रिया का आपेक्षिक वेग समीकरण निम्नलिखित होना चाहिए। इस अभिक्रिया का आपेक्षिक वेग समीकरण निम्नलिखित होना चाहिए। इस अभिक्रिया का आपेक्षिक वेग समीकरण निम्नलिखित होना चाहिए। देखिए, वेग बराबर k इंटू अभिकारक के सांद्रण के पदों में लिखते हैं ना, अभिकारक कौन है NO2। एक में इससे मतलब नहीं होता संतुलित समीकरण द्वारा, तो इसमें कहा गया है कि आप संतुलित समीकरण द्वारा इसका सही वेग समीकरण आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। तो संतुलित समीकरण एक हम कर दिया अभिक्रिया के। देखिए यहाँ पर इसे एक जैसे ऐसे लिखा था ना कि ए या प्लस बी या कुछ प्रोडक्ट बन रहा था, तो हाई ना पावर में रहता था। यहाँ पर कितना है 2, अभिकारक के रूप में कौन है आपका, तो इसको सांद्रण लिखाएगा F2 आप, लेकिन पावर में 1। तो कहाँ तक लिखे आप लोग कि इस अभिक्रिया का अपेक्षिक वेग समीकरण वेग बराबर निम्नलिखित होना चाहिए ना। तो लिखिए वेग बराबर k इंटू NO2 के पावर में 2 F2 के पावर में 1 लिख लिए। जहाँ इसमें k क्या होता है, जहाँ k वेग स्थिरांक है, जिसे नियम के अनुसार इसका अभिक्रिया वेग इतना होना चाहिए, लेकिन बोले हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा आप सही वेग समीकरण नहीं ज्ञात कर सकते हैं, आंकड़ों के आधार पर ज्ञात किया जाता है। आंकड़ा कब प्राप्त होता है, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तब प्रयोग के आधार पर देखा गया कि एक और ई नहीं होता है, एक और कुछ और होता है। तो उसी में लिखिएगा नीचे, लेकिन प्रयोग द्वारा पाया गया कि इस अभिक्रिया का वेग, प्रयोग द्वारा पाया गया कि इस अभिक्रिया का वेग, इस अभिक्रिया का वेग, देखिए बालक, k इंटू NO2 यहाँ F इंटू F2 होता है होना चाहिए था ई नियम के अनुसार, ठीक ना। लेकिन प्रयोग और आंकड़ा के आधार पर देखा गया तो ई ना होके क्या हो रहा था, तब भी जाके कह रहे थे कि जो पावर होता है यहाँ M N वैसे ज्ञात नहीं किया जाता है समीकरण देख करके,
वो प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जाता है आंकड़ा के आधार पर, ठीक ना। तो होना चाहिए था ऐसा, लेकिन निकल गया ऐसा। कब? जब प्रयोग किया गया तब। लिख लिए? चलिए एक और लिखिए एग्जाम्पल। अभिक्रिया A प्लस B से बनता है C प्लस D। बोर्ड पर लिखा हुआ है, देख के लिखो ना, पूछ कर लिखा। नहीं तो हम दो बार बोलते हैं बी, समझ रहा है। तू सबके नहीं आता है, लेकिन हमारा फीलिंग आता है। अभिक्रिया इतना के लिए अभिक्रिया वेग क्या होगा? K इंटू A के पावर M और B के पावर N। अभिक्रिया वेग K इंटू A के पावर M और B के पावर N। नहीं, यही तो हम बताना चाह रहे हैं कि भले यहाँ पर A है, लेकिन यहाँ पर ये में जो N के मान होता है ना, वो एक भी हो सकता है, B भी हो सकता है, लेकिन हर समय वैलिड है। इसको प्रयोग के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ लिख लिए, जिसमें M और N के मान प्रयोग द्वारा ज्ञात किए जाते हैं। जिसमें M और N के मान प्रयोग द्वारा ज्ञात किए जाते हैं। M और N के मान प्रयोग द्वारा ज्ञात किए जाते हैं। M और N के मान क्रमशः A और B के मानों के बराबर भी हो सकता है और नहीं भी। छोटका या छोटा भी। M और N के मान क्रमशः A और B के मानों के बराबर भी हो सकता है और नहीं भी। चलिए, तो अब लिखिए आप एगो नोट है कि लिखिए, जब देखिए बालक, जब A का सांद्रण बराबर 1 मोलर और B का सांद्रण मोलर, A का सांद्रण 1 मोलर, B का सांद्रण 1 मोलर हो तो वेग, देखिए वेग बराबर K इंटू जैसे इन होता है ना, A के पावर M ना, एक सांद्रण कितना हो गया? तो क्या हो जाएगा? 1 के पावर M इंटू 1 के पावर N। चलिए बताइए, 1 के पावर M का मान कितना होगा? 1 ना, क्योंकि 1 के पावर में कुछ हो रहा था तो उसका मान, और फिर 1 के पावर N का भी मान। तो देखिए R इसमें वेग है और K क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वेग बराबर कौन चीज? वेग स्थिरांक। लेकिन कब? जब अभिकारक का सांद्रण 1 मोलर होता है, तो उस सिचुएशन में अभिक्रिया वेग जो होता है वेग स्थिरांक के बराबर होता है। वेग स्थिरांक अभी तक परिभाषा नहीं लिखा है ना, तो जल्दी से इसको नोट कीजिए और वेग स्थिरांक का परिभाषा लिखा जाए।
हाँ, चलिए तो वेग स्थिरांक लिख डाल दीजिए। एग्जाम में आता है वेग स्थिरांक की परिभाषा लिखने के लिए। वेग स्थिरांक जिसको हम लोग बोलते हैं रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट, रेट मतलब दर होता है या वेग होता है, भाव नहीं होता है। तो देखिए, और आखिर वेग स्थिरांक को के से हम लिखते हैं ना, तो ये कब वेग के बराबर आया है? जब प्रत्येक अभिकारक का सांद्रण 1 मोलर होता है तब। तो लिखिए प्रत्येक अभिकारक के इकाई मोलर सांद्रण से युक्त, प्रत्येक अभिकारक के इकाई मोलर सांद्रण से युक्त अभिक्रिया के वेग को वेग स्थिरांक कहते हैं। वेग स्थिरांक कहते हैं। हो गया? चलिए, जैसे लिखिएगा, जैसे अभिक्रिया ए प्लस बी प्लस सी, सब तीर के साइन देके सी प्लस डी के लिए वेग के इंटू ए के पावर एम और बी के पावर एन। तो ये आर बराबर हो जाएगा, हमको के मान निकालना है ना, आर बराबर के ए के पावर एम और बी के पावर एन का के बराबर क्या हो जाएगा, आर बटा ए के पावर एम और बी के पावर एन, यानी के बराबर हो जाएगा रेट बटा ए के पावर एम और बी के पावर एन। ये हो गया आपका वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट। अब वेग स्थिरांक का सबसे बड़ा गुण जानते हैं क्या होता है? किसी एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए चाहे अभिक्रिया को समाप्त होने में कितना समय लग जाए, शुरू से अंतिम तक वेग स्थिरांक के मान नियत रहता है। एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए, अलग अलग रासायनिक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान अलग अलग होता है, लेकिन किसी एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए शुरू से लेकर अंतिम तक वेग स्थिरांक का मान एक समान होता है। और ये तो आप जन्मे करते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो शुरू में थोड़ा फास्ट होता है, बाद में स्लो हो जाता है। तो चलिए लिखिएगा, एक और इसका परिभाषा लिखिए तो दूसरे शब्दों में वेग स्थिरांक के, जब प्रत्येक अभिकारक का सांद्रण 1 मोल प्रति लीटर हो, जब प्रत्येक अभिकारक का सांद्रण 1 मोल प्रति लीटर हो, 1 मोल प्रति लीटर का मतलब 1 मोलर ही होता है, 1 मोल प्रति लीटर हो तो उसके वेग को वेग स्थिरांक कहा जाता है। तो उसके वेग को वेग स्थिरांक कहा जाता है।
तो उसके वेग को वेग स्थिरांक कहा जाता है। कहा जाता है, जैसे देखिए एगो हो गया आपका अभिक्रिया का औसत वेग, एगो अभिक्रिया वेग, एगो हो गया आपका वेग स्थिरांक। इस तीनों का जरूर परिभाषा याद रखिएगा क्योंकि यही सब एग्जाम में पूछता है। तो चलिए अब लिखिए वेग स्थिरांक की विशेषता। वेग स्थिरांक की विशेषता पहला विशेषता है कि अलग अलग अभिक्रिया के लिए k का मान, k माने वेग स्थिरांक मान अलग अलग होता है। तो लिखिए विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए, हाँ एक के नंबर से शुरू होता है। विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक का मान भिन्न भिन्न होता है। विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक का मान भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। दूसरा नंबर लिखिए वेग स्थिरांक का मान जितना ही अधिक होता है अभिक्रिया उतना ही तेजी से होता है। वेग स्थिरांक का मान जितना ही अधिक होता है अभिक्रिया उतना ही तेजी से होता है। देखिए किसी विशेष अभिक्रिया के लिए, अगला किसी विशेष अभिक्रिया के लिए, किसी विशेष अभिक्रिया के लिए k का मान, किसी विशेष अभिक्रिया के लिए k का मान अभिक्रिया शुरू होने से लेकर समाप्त होने तक नियत रहता है। किसी विशेष अभिक्रिया के लिए k का मान अभिक्रिया शुरू होने से लेकर अभिक्रिया समाप्त होने तक नियत रहता है, नियत रहता है। लेकिन किसी एक अभिक्रिया के लिए, सब के लिए नहीं, मतलब जिसका है जितना समाप्त होने तक नियत रहता है। अगला लिखिए k का मान अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। k का मान अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। k का मान अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि ताप पर निर्भर करता है, बल्कि ताप पर निर्भर करता है, बल्कि ताप पर निर्भर करता है। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है लेकिन अभिकारक के सांद्रण पर k का मान कभी डिपेंड नहीं करता। आगे न्यूमेरिकल बनाइएगा तो स्पष्ट हो जाएगा। जैसे रो नहीं बताए थे, रो के बारे में फिजिक्स में, तो उसी तरह से ये भी एकदम सेम टू सेम, यही खाली टेम्परेचर पर निर्भर करता है। अभिक्रिया के प्रकृति पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का अभिक्रिया है। इसीलिए तो अलग अलग रासायनिक अभिक्रिया के लिए k का मान अलग अलग होता है, समझे। लेकिन किसी एक अभिक्रिया के लिए शुरू से लेकर अंतिम तक k का मान वही रहता है। चलिए अगला टॉपिक है अभिक्रिया वेग और वेग स्थिरांक में अंतर। अभिक्रिया वेग और वेग स्थिरांक में अंतर। एक तरफ लिख दीजिए अभिक्रिया वेग और दूसरा तरफ लिख दीजिए वेग स्थिरांक।
देखिए जब भी अंतर लिखना होगा ना तो पहले तो क्या कीजिएगा नहीं कि दोनों तरफ होकर परिभाषा लिख दीजिएगा, एक तरफ एकर परिभाषा दूसरा तरफ। और भी कुछ कुछ होता है कि दोनों के मात्रक अलग अलग होता है, ठीक ना, तो उससे भी निकल जाता है। तो लिखिएगा अभिक्रिया वेग में, यह किसी क्षण में अभिकारकों के प्रतिफलों में, यह किसी क्षण में अभिकारकों के प्रतिफलों में परिवर्तित होने के वेग को दर्शाता है। यह किसी क्षण में अभिकारकों के प्रतिफलों में परिवर्तित होने के वेग को दर्शाता है, परिवर्तित होने के वेग को दर्शाता है। क्योंकि अभिक्रिया वेग का मतलब क्या होता है कि अभिकारकों के सांद्रण में कमी या प्रतिफल के सांद्रण में वृद्धि के दर को हम लोग क्या कहते हैं, अभिक्रिया वेग कहते हैं। और उधर लिखिए, यह वेग नियम अभिव्यंजन में, जेकरा में फिजिक्सवा में अभिव्यंजक कहते हैं ना, ओकरे केमिस्ट्री में अभिव्यंजन कहते हैं। यह वेग नियम अभिव्यंजन में, यह वेग नियम अभिव्यंजन में प्रयुक्त एक समानुपातिक नियतांक है। यह वेग नियम अभिव्यंजन में प्रयुक्त एक समानुपातिक नियतांक है, एक समानुपातिक नियतांक है। इसको समानुपातिक नियतांक क्यों कहते हैं, क्योंकि समानुपातिक के चिन्ह हटा करके दिया जाता है ना। तो कोई भी समानुपातिक नियतांक कहला सकता है जब किसी नियम में समानुपातिक के चिन्ह हटा करके वहाँ कोई नियतांक रखा जाएगा तो समानुपातिक के नियतांक के नाम से जाना जाता है। दूसरा लिखिए, यह समय के किसी क्षण में, यह समय के किसी क्षण में, यह समय के किसी क्षण में अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर करता है। यह समय के किसी क्षण में अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर करता है। लिखिए, यह है उधर, यह है अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, यह अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। चलिए तीसरा लिखिए। अच्छा, अभिक्रिया शुरू होता है तो अभिक्रिया शुरू होने के बाद अभिक्रिया वेग बढ़ता ही घटता है, अभिक्रिया वेग धीरे धीरे घटते नहीं जाता है, तब न लास्ट में अभिक्रिया स्लो हो जाता है। भोजन करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे खाए की स्पीड बढ़ता ही घटता है, धीरे धीरे घटता है तब ना, नहीं तो बढ़ता तो पता नहीं था कितना खाते। तीसरा लिखिए, अभिक्रिया प्रारंभ हो जाने पर वेग समय के साथ घटते जाता है। अभिक्रिया प्रारंभ हो जाने पर वेग समय के साथ घटते जाता है। अभिक्रिया प्रारंभ हो जाने पर वेग समय के साथ घटते जाता है। उधर लिखिए, यह अभिक्रिया प्रारंभ होने पर शुरू से अंत तक नियत रहता है। यह अभिक्रिया प्रारंभ होने पर शुरू से अंत तक नियत रहता है।
यह शुरू से अंत तक नियत रहता है। जैसे अगर नियत खराब नहीं होता है, एक नियत रहता है तो नियत रहता है लेकिन नियत खराब है नहीं होता है। अब समझे वाला के चलो अब आया अभिक्रिया की आणविकता। अब पढ़े मजा आएगा। इजा से सब भी आएगा से लिखिए अभिक्रिया की आणविकता या अनुकता। अभिक्रिया की आणविकता या अनुकता। अंग्रेजी लिख लीजिएगा इसका। मोलेक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। बहुत आसान है। देखिए होता क्या है अभिक्रिया की आणविकता या अनुकता, ये समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ना कि कोई अभिकारक है एक स्वरूप वाई, ये अभिक्रिया में भाग लेकर क्या बना रहा है। तो देखिए कई गो अभिकारक है, एगो अभिकारक एक था, एगो अभिकारक तो एगो एगो दो हो गया ना। तो यही एक हो गया अनुकता या आणविकता। या मान लीजिए कि कोई अभिकारक है 2x, अभिक्रिया में भाग लेकर बना रहा प्रोडक्ट। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले न्यूनतम अभिकारकों की संख्या को अभिक्रिया की अनुकता। बताइए एक और कितना होगा अनुकता? 2 न है जी, क्योंकि यही ना अभिकारक देखा जाता है, प्रतिफल के नहीं। 2 न है, एक अनुकता कितना होगा? 2। लेकिन देखिए यहाँ पर यदि गुना रहेगा तो इसको एक को समझा जाता है। यहाँ पर गुना रहेगा तो एक समझना है, ठीक ना, क्योंकि ये कोई अणु है। जब यहाँ गुना हो जाएगा तब एक समझेंगे कि 2 गो है, 1 गो, कै गो, 3 गो। तो लिखिए परिभाषा, और बाद ढेर एग्जाम्पल लेकर। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं या अणुओं की, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं या अणुओं की, परमाणु या अणुओं की न्यूनतम संख्या को, न्यूनतम संख्या को अभिक्रिया की अनुकता कहते हैं। मतलब देखिए अधिकतम सबसे बड़का कितना संख्या है, तो ये सबसे बड़का संख्या कौन है? तो ओकरा तुलना में कोई भी होगा तो क्या होगा? न्यूनतम में ना होगा। अरे मान ली कि 5 आया तो सबसे बड़का की तुलना में क्या है? वही से न्यूनतम बोलते हैं। हालांकि वो कितनों आए लेकिन बड़का संख्या की तुलना में छोटे होता है, इसीलिए हम न्यूनतम बोलते हैं। या ये भी बोल सकते हैं कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं या परमाणुओं की संख्या को अनुकता। जैसे कोई को एक में भाग ले रहा था, देखिए जैसे मान लीजिए कि हम लिख दिए 2x + y, तो कोई को अभी ऐसी है 3 गो ना, तो एक अनुकता 3 हो जाएगा। तो वो भी लिख लीजिए दूसरे शब्दों में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अभिकारकों के
किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अभिकारकों के अणुओं या परमाणुओं की संख्या को उस अभिक्रिया की अनुक्ता कहते हैं। उस अभिक्रिया की अनुक्ता कहते हैं। जैसे में लिखते चल जाइएगा, ठीक ना। H2O2 जैसे प्रतिफल के नहीं देखना, ठीक ना। हमेशा किसको देखना है? अभिकारक के अणु की संख्या देखिएगा या परमाणु के। जैसे मान लीजिए कि H2 ऐसे लिखा है ना, तो ये एक अणु है, लेकिन ऐसे लिखा रहे तो समझिए कि दो अणु इस अणु है ही है, लेकिन कै गो है? दो गो है। तो बताइए कै गो अणु है? एक अणु है, तो आणविकता कितना होगा? तो लिखते चलिए। ये सब मत देखिएगा बाद वाला के, हमेशा कहाँ देखना है? पहले देखना है कि पहले कौन चीज है? अभिक्रिया की आणविकता बराबर कितना? 1। हम लिखते चल रहे हैं, देखिए ना, सब लिख रहे हैं। हमेशा देखना है आगे कितना से गुना है, क्योंकि आगे से ही डिसाइड होता है कि कै गो अणु है या कै गो परमाणु है। ऐसे आगे देखे में फायदा है, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। लिखते चलिएगा और लिखते चलिएगा। नीरज को सुन रहा है सब क्या कर रहा है? H2 प्लस Br2 तो क्या बनता है? 2HBr। H2 प्लस Cl2 तो 2HCl। फिर अभिक्रिया नंबर 9 N2 प्लस H2 बराबर 2NH3। और यहाँ पर कितना लग जाएगा? 3। चलिए तो बताते चलिए, दूसरका की कितना आंसर है? दूसरका के एक है, एक गो दो गो न हुआ, तो दूसरका का आणविकता कितना होगा? और तीसरका के एक आंसर होगा। लिखते चलना कि आणविकता बराबर हुआ, आणविकता बराबर एकड़ कितना होगा? आणविकता एकड़ 2 ना, एकड़ पक्का, एकड़ 5, ठीक ना। इसका हमेशा अभिकारक के देखा जाता है। ये वो अणु है, ठीक ना। ये वो अणु है तो कै गो अणु हो गया? तो जितना अणु होता है, जितना परमाणु होता है वही। इसका भी 2 एकड़। हाँ चलो, यानी कि समझ गया सब। हमेशा पहले देखना है, क्योंकि कोई भी सूत्र होता है ना, तो उसके एक अणु या एक परमाणु को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हाइड्रोजन के फार्मूला H2, तो वो एक अणु को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन H होगा तो एक परमाणु को रिप्रेजेंट करता है। जैसे देखिए, मान लो कि ऐसा रहेगा 2H, तो एकड़ आणविकता 2, लेकिन ऐसा रहेगा एकड़ आणविकता 1, क्योंकि हमेशा यहाँ से डिसाइड होता है कि कै गो अणु है, कै गो परमाणु है। हो गया ना।
चलिए लिखिए तो आणविकता के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। आणविकता के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। आणविकता के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। बांटा गया है। पहला नंबर लिखिए, एक अणुक अभिक्रिया। एक अणुक अभिक्रिया, देखो एक अंग्रेजी होता है यूनिमोलेक्यूलर। यूनिमोलेक्यूलर रिएक्शन। एक अणुक अभिक्रिया, हाँ, यूनि जगह में वर्ड लगा रहता है ना, तो उसका मतलब एक होता है। जैसे यूनिक, यूनिक का मतलब एक होता है। यूनि वर्ड एक के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे यूनिक तो उसका मतलब क्या होता है? अद्वितीय, जो एक होके। यूनिफॉर्म, उसका मतलब एक समान होता है। तो एक अणुक अभिक्रिया यानी कि यूनिमोलेक्यूलर रिएक्शन। तो लिखिए, वह ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी आणविकता एक होती है। वह ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी आणविकता एक होती है। वह ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी आणविकता एक होती है, उसे एक अणुक अभिक्रिया कहते हैं। उसे एक अणुक अभिक्रिया कहते हैं। एक और एग्जाम्पल लिखिए, H2O2 अतिरिक्त साइन। एकदम कई अणु है, एक आणविकता क्या होगा? आणविकता बराबर 1। दूसरा एग्जाम्पल X, आई बन गया कौन प्रोडक्ट, इसका भी आणविकता कितना होगा? 1। जेकर आणविकता एक अणुक, जेकर 2 द्विअणुक, जेकर 3 त्रिअणुक। तो सबके लिखिए। नंबर 2, द्विअणुक अभिक्रिया। द्विअणुक अभिक्रिया बाइमोलेक्यूलर रिएक्शन। लिखे हैं बोर्ड पर, देखिए, बाइमोलेक्यूलर रिएक्शन। बाई माने क्या होता है? 2, और डाई मतलब भी दुए होता है। लिखिए, वह ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी आणविकता 2 होती है। वह ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी आणविकता 2 होती है, उसे द्विअणुक अभिक्रिया कहते हैं। वह ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी आणविकता 2 होती है, उसे द्विअणुक अभिक्रिया कहते हैं। उसे द्विअणुक अभिक्रिया कहते हैं। लिख लो एग्जाम्पल, और सबको लिखना है पर अनुक्ता, ठीक ना? अनुक्ता बराबर 2 H2 प्लस Br2 2 HBr। तीसरा H2 प्लस I2 2 HI। सबके आणविकता लिखते चलिएगा। X प्लस Y प्रोडक्ट, एकरो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2x से बन गया कौन सी? प्रोडक्ट, इसका भी आणविकता
2 हो जाएगा। हो गया। अब लिखिए त्रिअणु का विक्रिया। त्रिअणु का विक्रिया लिखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी अनुकता 3 होती है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी अनुकता 3 होती है। जिसकी अनुकता 3 होती है। अनुकता या आणविकता दोनों का मतलब एक ही होता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी अनुकता 3 होती है उसे त्रिअणु का विक्रिया कहते हैं। उसे त्रिअणु का विक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल लिखिए x + y + z बन गया आपका प्रोडक्ट। इसका अनुकता कितना होगा 3। एग्जाम्पल नंबर 2 2x + y से प्रोडक्ट। इसका भी अनुकता कितना होगा अनुकता बराबर 3 x + 2y प्रोडक्ट। इसका भी अनुकता 3 होगा। हो गया। 12 फास्ट उतार रहा है सब कोई। चलिए क्वेश्चन लास्ट जो इस सबसे संबंधित नहीं है, मतलब एक से संबंधित है लेकिन तनी त्रिअणु 4 चतुर्थअणु सब होता है। जगह 4 होगा चतुर्थअणु, जगह 5 होगा एक बहुअणुक होता है। मतलब बहुअणु जगह अनेकता 5 4 से ज्यादा होता है उसे बहुअणुक में रखा जाता है। तो लिखिए तो एक जटिल अभिक्रिया क्वेश्चन है। एक जटिल अभिक्रिया Br O3- लिख रहा है बोर्ड पर देखिए। अब 5Br- क्या बोले कि एक जटिल अभिक्रिया। आप बोर्ड पर लिखिए। नहीं बालक, नया क्वेश्चन है। चौथा तो मरने के बाद होता है और तू तो अभी जिंदे है। चलिए एक जटिल अभिक्रिया, तभी तो जटिल अभिक्रिया नाम है। लिख लिया इतना। कि अनुकता कितना होगा बताइए। 12। तो चलो 12 होगा तो ठीक है। अब इसके बाद छुट्टी का 12 क्लास में है। 12 आया है, 12 बजने को है।